हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर मुकेश कुमार और आपके सामने टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। व्हाट इज दिस डिजीज? शब्द को आप इस वर्ड को देखिए और इस वर्ड से ये एनालाइज कीजिए कि वर्बल मीनिंग क्या बन सकता है और ये है क्या। डिस प्लस ईज। ईज का मतलब होता है आसानी, मीन्स सहजता। डिस ईज का मतलब होता है आसानी ना होना, असहज फील करना, फीलिंग ऑफ नॉट वेल, मतलब अपने आप को सही महसूस नहीं कर, सही फील नहीं कर रहे हो, तो वो आपके पास है डिजीज। तो डिजीज होता क्या है, क्या सीन है इसका, इसका रीजन क्या है, ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट है, मान लीजिए ये आप हैं। आप किसी एनवायरनमेंट में रहते हो, आपकी कुछ खान पान संबंधी आदतें भी हैं, कुछ फीडिंग क्वालिटीज हैं, किसी एनवायरनमेंट में रहते हो और खान पान संबंधी कुछ आदतें हैं। अगर ये एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाए, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाए मतलब पोल्यूशन हो जाए, और ये जो फूड है ये फूड कंटामिनेटेड हो जाए, फूड बिकम्स कंटामिनेटेड। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंटामिनेशन ऑफ फूड दैट causes physical illness known as disease, that causes physical illness known as disease। तो ये डिजीज क्या है? डिजीज शारीरिक रूप से असहज महसूस करना है। ये हुआ क्यों? एनवायरमेंटल पोल्यूशन और कंटामिनेशन ऑफ फूड की वजह से। जब कोई फिजिकल इफेक्ट पड़ता है, जब कोई जेनेटिक इफेक्ट पड़ता है, या ये कह लीजिए कि दैट में बी मेंटल इफेक्ट, देन इट इज नोन एज डिजीज। अगर वो केवल मेंटल इफेक्ट है, इफेक्ट इज ओनली मेंटल, दैट इज नोन एज डिसऑर्डर, दैट इज नोन एज डिसऑर्डर। हम बात यहाँ पे डिजीज की कर रहे हैं, डिसऑर्डर की बात बाद में करेंगे, अभी हम डिजीज पे चल रहे हैं। तो डिजीज क्या है? पोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट एंड कंटामिनेशन ऑफ फूड causes डिजीज which is mental, physical and genetical ill effect या साइड इफेक्ट। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिजीज को क्रिएट करते हैं? वेरियस फैक्टर्स विच कॉज डिजीज। फैक्टर्स which cause disease। That may be bacteria, that may be virus, maybe algae, maybe fungus, protozoa, डिजीज में भी जेनेटिक,
ये सब आपके पास मतलब फैक्टर्स हैं दैट कॉज डिजीज। बैक्टीरिया को, इसको हिंदी में जीवाणु बोल दिया जाता है। वायरस विषाणु होता है। एल्गी शैवाल होती है। फंगस, ठीक है, कवक होती है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ बोल देते हैं या फिर इसको परजीवी बोल देते हैं। जेनेटिक का मतलब आनुवंशिक होता है। जेनेटिक मीन्स आनुवंशिक। ठीक है, तो दीज आर फैक्टर्स विच कॉज डिजीज। अब ये फैक्टर डिजीज को क्रिएट कैसे करेंगे, कैसे मतलब इनकी वजह से डिजीज बनता है। या आपके पास मान लीजिए एग्जाम की मैं बात करूं तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। मान लीजिए कोई भी डिजीज है जैसे कि टाइफाइड, क्या क्या क्वेश्चन बनता है। नेम द फैक्टर विच कॉज टाइफाइड, तो दैट इज बैक्टीरिया। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। हो सकता है उस बैक्टीरिया का नाम पूछ लिया जाए, हो सकता है कौन सा ऑर्गन प्रभावित हुआ ये चीज पूछ ली जाए, सिम्टम्स पूछ लिए जाएं, हुआ कैसे, स्प्रेड कैसे होता है, इट इज कॉन्टेजियस और नॉट, इट इज कम्युनिकेबल और नॉट। तो ये सारी चीज मतलब इस तरह के आपके पास एमसीक्यू बनते हैं। किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। बैक्टीरिया का नाम बताइए, कौन सा अंग प्रभावित होता है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब इनके पार्टिकुलर सिम्टम क्या क्या हैं। कोई भी डिजीज अगर बैक्टीरिया से है, कोई भी डिजीज अगर बैक्टीरिया से है तो उसका पार्टिकुलर सिम्टम क्या होगा। वायरल डिजीज के सिम्टम क्या होंगे, एल्गी से है तो सिम्टम क्या होंगे, फंगल डिजीज है तो सिम्टम क्या होंगे। ये पार्टिकुलर सिम्टम क्या है और ये डिजीज कैसे कैसे फैलते हैं, इन चीजों को हमने करना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं बैक्टीरियल डिजीज से। वन बाय वन इनको हम करेंगे। तो बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से हैं, जैसे कि एक डिजीज है टाइफाइड। कौन से बैक्टीरिया से होता है, ये होता है सल्मोनेला टाइफी से। ये बैक्टीरिया जर्मिनेट कहां होता है, ये बैक्टीरिया जर्मिनेट कहां होता है। बैक्टीरिया जर्मिनेट होता है स्टैग्नेंट वाटर में, एक जगह पर ठहरे हुए पानी में। स्टैग्नेंट वाटर, एक जगह पर ठहरे हुए पानी के अंदर ये बैक्टीरिया जनरेट होता है। ये बैक्टीरिया स्प्रेड होता है मॉइस्ट एयर के थ्रू। नमी युक्त वायु के थ्रू ये बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। अफेक्टेड सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर देना है स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत प्रभावित होती है। अब क्या हुआ कि एक
पेशेंट है, मान लीजिए उस पेशेंट को टाइफाइड है, ये कोई पेशेंट है, इसको टाइफाइड है। अब इस पेशेंट का किसी भी प्रकार का एक्सक्रीटा, मतलब इसका मलमूत्र, स्पेटिंग मीन जिसका थूक, स्नेजिंग कफिंग के थ्रू इसके शरीर से जो मतलब मॉइस्ट एयर निकली वो, तो इसका कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सक्रीटा, वो एक्सक्रीटा जब किसी सरफेस के ऊपर स्टिक करता है, जब किसी सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, और एक नॉर्मल इंसान जब उस सरफेस को टच करता है और जब उन हाथों से खाना खाता है, तो ये बैक्टीरिया उस नॉर्मल इंसान के अंदर चला जाता है, ये बैक्टीरिया उस नॉर्मल इंसान के अंदर चला जाता है। ये भी ध्यान रखें, जब ये पेशेंट किसी प्रकार से एक्सक्रीट आउट करता है, दैट में बी यूरिन, दैट में बी फिकल मटेरियल, स्पिटिंग, स्नीजिंग और कफिंग, समथिंग एल्स, इसका कोई भी किसी प्रकार का एक्सक्रीटा है और ये इसके खुद के हाथों पर भी टच हो जाता है, और जब ये भी उन हाथों से खाना खाता है तो वो बैक्टीरिया वापस एंटर कर जाता है और दैट क्योज डिजीज। मीन्स क्या, टाइफाइड की एंट्री का माध्यम सिर्फ एक ही है, दैट इज योर माउथ। तो इससे बचने का भी एक ही कंसेप्ट है कि खाना खाने से पहले अपने हैंड वॉश प्रॉपर किए जाएं, खाना खाने से पहले हैंड वॉश प्रॉपरली किए जाएं। अगर हैंड वॉश प्रॉपरली करते हो तो शायद इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, हैंड वॉश प्रॉपर करते हो तो शायद इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। ये क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं। टाइफाइड का नाम है, टाइफाइड बीमारी है, बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी, जर्मिनेट कहाँ पे होगा, स्टैग्नेंट वाटर में, स्प्रेड कैसे होगा, मॉइस्ट एयर के थ्रू स्प्रेड होगा, सिस्टम कौन सा प्रभावित होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन सा अंग प्रभावित होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक पेशेंट से एक नॉर्मल इंसान के अंदर ये स्प्रेड कैसे होगा। ठीक है, ये है आपके पास टाइफाइड का केस। इसके बाद नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट डिजीज है निमोनिया। बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी। बैक्टीरिया जर्मिनेट कहां होता है, जर्मिनेट होता है स्टैग्नेंट वाटर में। जर्मिनेट कहां होगा, स्टैग्नेंट वाटर में। स्प्रेड कैसे होगा, स्प्रेड होगा मॉइस्ट एयर के थ्रू। सिस्टम कौन सा प्रभावित होता है, सिस्टम प्रभावित होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑर्गन प्रभावित कौन सा होगा, अफेक्टेड ऑर्गन इज लंग्स, अफेक्टेड ऑर्गन इज लंग्स, फेफड़े प्रभावित होते हैं। सेम केस क्या था कि जी स्टैग्नेंट वाटर के अंदर ये बैक्टीरिया जर्मिनेट हुआ है, मॉइस्ट एयर है, उस मॉइस्ट एयर के थ्रू ये किसी एक पर्सन के अंदर एंट्री कर जाता है। अब उस पेशेंट से ये किसी दूसरे पर्सन के अंदर एंट्री कर सकता है। सेम वे कैसे करेगा, इसकी स्नीजिंग से, इसकी कफिंग से, छींक या खांसी के द्वारा, या फिर इसका जो एक्सक्रीटा निकलता है उस एक्सक्रीटा में ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया किसी सरफेस के ऊपर टच किया,
उस सरफेस से एक नॉर्मल इंसान के हाथों पर आया और उन हाथों को जब नोज के साथ टच किया गया तो ये बैक्टीरिया एंट्री कर जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से ये एंट्री करता है और ये डिजीज क्रिएट करता है। तो मीन्स क्या, बैक्टीरिया का नाम डिप्लोकोकस निमोनी, जर्मिनेट कहाँ होता है, स्टेगनेंट वाटर में, स्प्रेड कैसे होता है, मॉइस्ट एयर के थ्रू होता है। सिस्टम कौन सा प्रभावित होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑर्गन प्रभावित कौन सा होगा, लंग्स। अब यहां से एक चीज ध्यान दें कि मॉइस्ट एरिया जितना भी होता है, मॉइस्ट एरिया, नमीयुक्त क्षेत्र जो होता है, उस नमीयुक्त क्षेत्र में डिप्लोकोकस निमोनी और सल्मोनेला टाइफी ये दोनों ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नमीयुक्त क्षेत्र में ये दोनों ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बोथ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मॉइस्ट एरिया। या आप ये कह लीजिए कि मॉइस्ट एरिया है तो वहां इन दोनों बीमारियों के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ा सा थॉट बेसिस कैसे बनाता है कि एक मकान है, उस मकान के अंदर सनलाइट की एंट्री नहीं हो पाती है। मकान का डिजाइन कुछ इस प्रकार से है कि सनलाइट एंट्री नहीं हो पाती है और उस मकान की दीवारों पर मॉइस्चर है, नमी है, सीलन जिसको आप बोल देते हो वो है। तो उस मकान में जो इंसान रहते हैं उन इंसानों में टाइफाइड और निमोनिया होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। टाइफाइड और निमोनिया होने के चांसेस उन लोगों में मैक्सिमम होते हैं। तो एक डिजीज हमने टाइफाइड किया, दूसरा डिजीज हमने निमोनिया किया। इसके बाद नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट डिजीज है टेटनस। बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये बैक्टीरिया जर्मिनेट कहां होता है, ये जर्मिनेट होता है कोरोइड आयरन पर। जंग लगा हुआ लोहा, कोरोइड आयरन पर यह बैक्टीरिया जर्मिनेट होता है। जब वो कोरोइड आयरन इंसान की बोन के टच में आ जाता है, मतलब अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, अफेक्टेड ऑर्गन है बोन। जब ये बोन के टच में आता है तो ये डिजीज स्प्रेड हो जाता है। टेटनस बैक्टीरिया का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। जर्मिनेट कहां होता है, कोरोइड आयरन पे होता है। अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, अफेक्टेड ऑर्गन बोन है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि बस डिजीज होना ही नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, इसलिए पहले ही टेटनस से रिलेटेड इंजेक्शन लगवा लेते हैं। ध्यान दीजिए, इंजेक्शन और वैक्सीनेशन दोनों में अंतर क्या है, एक बार प्लीज इसको समझ लीजिए। इंजेक्शन और वैक्सीनेशन, एक बेसिक सा अंतर यह है कि अगर वायरल डिजीज के लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है, वायरल डिजीज है, उस वायरल डिजीज के क्योर के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है दैट इज नोन एज वैक्सीनेशन। और जो बैक्टीरियल के लिए है दैट इज नोन एज इंजेक्शन। बैक्टीरियल डिजीज के लिए इंजेक्शन है और वायरल डिजीज के लिए क्या होता है, वैक्सीनेशन होता है। बात सेम है कि इंजेक्ट ही करना है, लेकिन अगर वायरल है तो उसके लिए क्या बोला जाएगा, वैक्सीनेशन बोला जाएगा। दोनों में बस इतना सा अंतर है। तो अब हम क्या करते हैं कि बस टेटनस नहीं होना चाहिए, चाहे बस प्लास्टिक लगा है या कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया तो रेबीज का तो इंजेक्शन लगाया ही जाएगा, साथ साथ टेटनस भी लगा दिया गया। किस वजह से, डर कि बस हो ना जाए।
कुत्ते ने काट लिया बस, रेबीज का तो लग गया, टेटनस का भी लगवाओ, कहीं टेटनस ना हो जाए। प्लास्टिक से चोट लग गई है, टेटनस का इंजेक्शन लगवाया जा रहा है, कहीं दिक्कत ना आ जाए। तो ये थोड़ा सा इस टाइप का डिजीज है, ये आपको ध्यान रखें। बैक्टीरिया का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, जर्मिनेट कहाँ होगा, कोरोइड आयरन पे होगा। अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, बोन। ये पार्टिकुलर क्वेश्चन इस टाइप के आपके पास एमसीक्यू जो बनते हैं, ये ध्यान रखें। ज़्यादा डिटेल पढ़ोगे तो शायद आपके पास इतना टाइम पीरियड नहीं है, इसलिए केवल सिलेक्टेड मटेरियल को ही करें जो एमसीक्यू बनने के चांसेज होते हैं। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। डिजीज का नाम है डिप्थीरिया। इसके बैक्टीरिया का नाम है डिप्थीरी। बीमारी का नाम डिप्थीरिया, बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरी। प्लीज माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरी। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप ध्यान रखें। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी, निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी, टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, डिप्थीरिया माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरी। बैक्टीरिया के नाम के अंदर डिजीज का नाम इंक्लूड है, बैक्टीरिया के नाम के अंदर डिजीज का नाम इंक्लूड है, इसलिए उसे ज़्यादा स्पेलिंग्स याद करने की कोशिश मत करना। आपका जो पेपर आएगा, जो आपके एमसीक्यू आएंगे, उस एमसीक्यू के अंदर ये चीज़ ऑलरेडी आपको मिलेगी, एमसीक्यू के अंदर ये चीज़ आपको ऑलरेडी मिलेगी, ये ध्यान रखें। अफेक्टेड ऑर्गन लंग्स है, अफेक्टेड सिस्टम दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिजीज फैलेगा कैसे, वन पेशेंट टू सेकंड पेशेंट। कैसे फैलेगा, वही सीधी सी बात, मॉइस्ट एयर के द्वारा डिजीज एक से दूसरे के अंदर फैल जाएगा। नेक्स्ट है जी कोलेरा। बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। अफेक्टेड ऑर्गन इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अफेक्टेड सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम, सिम्टम क्या है, डिहाइड्रेशन एंड लूज मोशन, डिहाइड्रेशन एंड लूज मोशन। ये इसके सिम्टम है। नेक्स्ट डिजीज, ये प्लीज एक बार दोबारा देख लीजिए। कोलेरा जो डिजीज का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। ऑर्गन प्रभावित कौन सा होगा, इंटेस्टाइन। सिस्टम कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। सिम्टम क्या है, डिहाइड्रेशन एंड लूज मोशन। अगर इंटेस्टाइन में भी कुछ स्पेशलाइजेशन करनी पड़ जाए तो पहले आंसर लार्ज इंटेस्टाइन लगानी है। ऑप्शन में लार्ज ना हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन।
नॉर्मली तो आंसर क्या जाता है, इंटेस्टाइन्स, दैट में बी लार्ज, दैट में बी स्मॉल। नेक्स्ट है गोनोरिया, नेक्स्ट डिजीज है गोनोरिया। इसके बैक्टीरिया का नाम है नाइजीरियाई गोनोरी। नाइजीरियाई गोनोरी, इसमें फीमेल reproductive system is affected। या ये कह लीजिए कि जेनाइटल ऑर्गन इज अफेक्टेड, जेनाइटल ऑर्गन इज अफेक्टेड। Genital organ means the pathway through which a baby takes birth, the pathway through which a baby takes birth, मतलब वो genital organ is affected, या ये कह लीजिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अफेक्टेड। बैक्टीरिया का नाम क्या है, नाइजीरियाई गोनोरी। सिम्टम क्या है, swelling and itching, swelling and itching, swelling and itching on genital organs। हाँ, ये ध्यान रखें, that occurs only in females, female reproductive system is affected। बैक्टीरिया का नाम नाइजीरियाई गोनोरी, बीमारी का नाम है गोनोरिया, बैक्टीरिया के नाम के अंदर ये डिजीज का नाम इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको भी याद करने की नीड नहीं है, ऑप्शन में आएगा तो पहचान आपके आगे है ही। नेक्स्ट डिजीज, नेक्स्ट इज सिफिलिस। सिफिलिस, इसके बैक्टीरिया का नाम है पैलिडम। Pallidum, male reproductive system is affected, male reproductive system is affected। बैक्टीरिया का नाम पैलिडम है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अफेक्टेड। यहां ये आप याद कर लेना प्लीज, क्योंकि सिफिलिस और बैक्टीरिया का नाम क्या है, पैलिडम। बैक्टीरिया के नाम के अंदर डिजीज का नाम इंक्लूड नहीं है, बैक्टीरिया के नाम के अंदर डिजीज का नाम इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये आप प्लीज याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये अगर पूछा जाता है कोई पहचान आपको नहीं मिलेगी। सिफिलिस, बैक्टीरिया का नाम क्या है, पैलिडम। नेक्स्ट डिजीज वोपिंग कफ। इसको काली खांसी या कुकर खांसी भी बोल दिया जाता है, काली खांसी, कुकर खांसी। तो वोपिंग कफ में क्या है, इसके बैक्टीरिया का नाम है पर्ट्यूसिस। अफेक्टेड ऑर्गन है
लंग्स, अफेक्टेड सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि बैक्टीरिया के नाम के अंदर कहीं पे वोपिंग कफ नहीं आएगा। वोपिंग कफ जिसको आप कुकर खांसी, काली खांसी बोल देते हो, वोपिंग कफ बैक्टीरिया का नाम। पर्ट्यूसिस, अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? लंग्स, और सिस्टम प्रभावित कौन सा होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस प्रकार से ये आपको डिजीज याद करने हैं। कुछ के अंदर पहचान है, कुछ के अंदर पहचान नहीं है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया से प्लेग, डिजीज का नाम है प्लेग, बैक्टीरिया का नाम पास्चुरेला पेस्टिस। याद करने की कोशिश करें प्लीज। खेतों के अंदर जब चूहे ज्यादा हो जाते हैं, खेतों के अंदर जब चूहे ज्यादा हो जाते हैं तो उस चूहे को मारने के लिए एक दवाई डाली जाती है जिसको हम पेस्टिसाइड बोल देते हैं। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड से ध्यान रखें क्या? पेस्ट। बैक्टीरिया का नाम क्या है? पास्चुरेला पेस्टिस। अफेक्टेड ऑर्गन थाइज रीजन है, या ये कह लीजिए कि लेग्स। इस बीमारी में सिम्टम क्या होगा कि थाइज रीजन के अंदर, ये कह लीजिए कि लेग्स में कुछ कट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी और फीवर आएगा। अब ये ध्यान रखें कि अगर चूहे के काटने के बाद 24 घंटे के अंदर फीवर आया तो दैट में कॉज प्लेग इन फ्यूचर। चूहे के काटने के बाद अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अगर फीवर आया है तो उस इंसान को भविष्य में चलकर कभी भी प्लेग हो सकता है। अगर 24 घंटे में फीवर नहीं आया है तो उस इंसान को प्लेग नहीं हो सकता, उसको कभी प्लेग नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास बैक्टीरियल डिजीज थे, इसको आप देख लेना, इसको आप करें प्लीज। बैक्टीरिया से फैलने वाले डिजीज वो आपके ये हैं। नेक्स्ट है जी वायरल डिजीज। वायरस से फैलने वाले रोग, अब जैसे कि एक डिजीज है चिकन पॉक्स, एक है स्मॉल पॉक्स, मीसल्स, हर्पिस, इसको चेचक बोल दिया जाता है, इसको छोटी माता बोल देते हैं, ये हिंदी मीडियम इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो जिसने बायोलॉजी ना पढ़ी हो, और जब किसी ने बायोलॉजी नहीं पढ़ी तो उसके लिए ये टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स, जो इंग्लिश टर्म्स थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। वैसे तो इंग्लिश मीडियम में याद करो तो ज़्यादा बेटर है। मीसल्स को खसरा बोल देते हैं, हर्पिस को हिंदी में हर्पिस बोल दिया जाता है। इनके सिम्टम कह लीजिए या फिर ऑर्गन अफेक्टेड क्या है? ऑर्गन अफेक्टेड है स्किन,
त्वचा के ऊपर रेड स्पॉट बनेगा, इचिंग होगी, रेड स्पॉट, इचिंग, और फीवर आएगा। इन सभी में सिम्टम ये हैं। अब स्मॉल पॉक्स में इस रेड स्पॉट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, खसरा में ये साइज और थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, हर्पिस में ये साइज और थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। सेम केस खारिश ज्यादा होती चली जाएगी, या ये कह लीजिए कि फीवर भी ज्यादा होता चला जाएगा, टेम्परेचर मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा होता चला जाएगा। तो इन सभी में कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है? ऑर्गन प्रभावित होता है स्किन। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज है जैसे इन्फ्लुएंजा। आजकल का जो टाइम पीरियड चला हुआ है इसमें इन्फ्लुएंजा के चांसेस कुछ ज्यादा बने हुए हैं। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है? इन्फ्लुएंजा के सिम्टम है फीवर, शोर थ्रोट, गला थोड़ा सा शुष्क हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है, रनी नोज, नाक से पानी बहने लगेगा, आइज वाटरिंग, आंखों से पानी बहने लगेगा, स्नीजिंग, छींकें आएंगी, और कफिंग, खांसी आएगी, और वो खांसी भी कैसी? ड्राई, ठीक है, ड्राई खांसी, शुष्क खांसी आएगी। ये इसके सिम्टम हैं। इन्फ्लुएंजा जो है ये इन्फ्लुएंजा वायरस से ही होता है, वायरस का नाम भी इन्फ्लुएंजा वायरस ही है। ये वायरस 4 टाइप्स का होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस इज ऑफ 4 टाइप्स। उनको नाम दे दिया गया इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी और डी। इन्फ्लुएंजा सी और डी वायरस जो है, इस वायरस का ह्यूमन बींग्स पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नो एनी साइड इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। इन्फ्लुएंजा ए और बी का साइड इफेक्ट हो सकता है। इन्फ्लुएंजा ए इसके सब टाइप्स हैं। एक है H1N1 और एक है H3N2। इन्फ्लुएंजा ए, H1N1 और H3N2। इस H1N1 को एक नाम और दे दिया गया, H1N1 PDM 2009। H1N1 PDM 2009। इसका मतलब क्या है? H1N1 पेंडेमिक 2009 कि H1N1 की वजह से सन 2009 में इंसानों में डिजीज फैला था, और सन 2023 में H3N2 की वजह से डिजीज स्प्रेड हो रहा है। 2023 में H3N2 की वजह से डिजीज स्प्रेड हो रहा है, और ये H3N2 जो ये डिजीज स्प्रेड हो रहा है, ये हो कैसे रहा है? जब इनमें से किसी भी वजह से, अब जो स्नीजिंग, कफिंग, इसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकले हैं पेशेंट के माउथ से या नोज से,
जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकले हैं वो ड्रॉपलेट्स अगर एक नॉर्मल कैंडिडेट के टच में आ जाते हैं, ये ध्यान रखें H3N1 मैक्सिमम 1 मीटर तक ही अपना इफेक्ट शो कर सकता है, H3N2 मैक्सिमम 1 मीटर तक ही अपना इफेक्ट शो कर सकता है। 1 मीटर तक इसके ड्रॉपलेट फैल सकते हैं। उन ड्रॉपलेट को किसी नॉर्मल कैंडिडेट ने टच किया और जब वो उस हाथ को, उस इन्फेक्टेड हैंड को अपने माउथ या अपने नोज के साथ टच करेगा तो ये डिजीज उसमें फैल जाएगा। मतलब कैसे फैलेगा? पेशेंट की छींक, खांसी मीन्स उसके ड्रॉपलेट जो बाहर निकले हैं वो ड्रॉपलेट एक नॉर्मल इंसान को टच करते हैं और वो नॉर्मल इंसान जब उस हाथ को अपने मुंह के साथ टच करता है तो ये डिजीज फैल जाता है। और इसलिए ये कहा गया कि हमें अपने हैंड वॉश प्रॉपर करने चाहिए, ठीक है, रनिंग वाटर में अपने हैंड वॉश करने चाहिए, हाथों को बार बार फेस के साथ टच नहीं करना चाहिए, इन हाथों को बार बार आंसू पूछने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें किसी के माउथ, किसी के नोज या किसी की आईज को टच नहीं करना चाहिए, किसी के माउथ, नोज या आईज को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने उसके नोज, माउथ या आईज को टच किया है और दैट में बी ए पेशेंट, इफ दैट पर्सन इज पेशेंट। और जब हम उन हाथों को अपने माउथ या नोज के साथ टच करते हैं तो वी मे आल्सो इन्फेक्टेड, हमें भी वो डिजीज हो सकता है। ये डिजीज किन लोगों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? ये डिजीज 6 साल से कम एज के बच्चों में, 6 साल से कम एज के बच्चों में, प्रेग्नेंट लेडीज में, 60 साल से ज्यादा एज के जो बुजुर्ग में, या उन लोगों में डिजीज हो सकता है जिनको कोई क्रोनिकल डिजीज हो, कोई हिमेटोलॉजी से रिलेटेड डिजीज हो, मतलब उसके ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज हो, कोई किडनी से रिलेटेड डिजीज हो, कोई किसी प्रकार का कैंसर से रिलेटेड डिजीज हो, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज हो, कार्डियक डिजीज जिसको आप बोल देते हो, ठीक है, रीनल डिजीज हो मतलब किडनी से रिलेटेड हो, तो मतलब जिन लोगों को क्रोनिक डिजीज है उन लोगों में ये इन्फ्लुएंजा ए, H3N2 का इफेक्ट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। या फिर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम जो खत्म हो चुका हो उसमें भी इन्फ्लुएंजा ए, H3N2 स्प्रेड होने के चांसेस बनते हैं। तो ये आपके पास जो इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज इस प्रकार से है। नेक्स्ट केस प्लीज। HIV, नेक्स्ट डिजीज है एड्स। फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोवायरस। इसमें इंसान की जो इम्यूनिटी पावर अफेक्ट होती है, इम्यूनिटी पावर वीकन्स, and slowly immunity power becomes so weak that patient may die. Patient may die. इसके बाद नेक्स्ट वायरल डिजीज है ठीक है रेबीज। नेक्स्ट वायरल डिजीज है रेबीज। इसके वायरस का नाम है ठीक है रेबिडो वायरस।
वायरस का नाम है जी रेबिडो वायरस, डिजीज का नाम है जी रेबिज, वायरस का नाम है रेबिडो वायरस। ये वायरस मतलब रेबिडो वायरस that is present in saliva of animals, saliva of animals। हम कभी छोटी क्लासों में पढ़ते थे कि रेबिज कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, मतलब वो हायर एनिमल जिनकी जीभ से सलाइवा सेक्रेशन होता है, उनके काटने से रेबिज हो सकता है। ये रेबिडो वायरस उस सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें सिम्टम क्या क्या होगा? पेशेंट बिकम्स हाइड्रोफोबिक, पेशेंट बिकम्स हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है कि उस इंसान को पानी से नफरत हो जाती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब यहाँ पे क्या है? इंसान को पानी से नफरत हो जाती है। पानी नहीं पिएगा तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन तो मतलब एट लास्ट क्या है? डेथ हो जाती है। हाँ, ये भी ध्यान रखें कि उस जानवर के काटने के बाद अगर 24 घंटे के अंदर अंदर बुखार आता है तो इंसान को भविष्य में चल के कभी भी रेबिज हो सकता है। हाँ, ये भी ध्यान रखें कि किसी मादा जानवर जैसे गाय या भैंस को अगर डिजीज है, गाय या भैंस को अगर रेबिज है, तो उनका अगर दुग्ध पान किया जाए, उनका मिल्क अगर पिया जाता है, तो मिल्क के थ्रू ये डिजीज एक नॉर्मल कैंडिडेट के अंदर फैल सकता है। डिजीज उस मिल्क के थ्रू एक नॉर्मल कैंडिडेट के अंदर फैल सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास वायरल डिजीज का केस है। इसके बाद नेक्स्ट है जी जेनेटिक डिजीज, आनुवंशिक रोग। जेनेटिक डिजीज, ठीक है, आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग नॉर्मली किसको कहते हैं? डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड आर नोन एज जेनेटिक डिजीज, which spread from parents to child। Disease which spread from parents to child are known as genetic disease। या ये कह लीजिए कि which occurs due to change in position and quality of gene due to any environmental effect। या ये कह लीजिए कि जेनेटिक म्यूटेशन। किसी वातावरणीय प्रभाव की वजह से या जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जब किसी जीन की क्वालिटी या जब किसी जीन की पोजीशन बदल जाए तो भी उसकी वजह से जेनेटिक डिजीज हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए कोई सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, यहां पर ये जीन प्रेजेंट हैं। जीन आर प्रेजेंट इन सिस्टमेटिक पोजीशन, दैट इज नोन एज जेनेटिक कोड। जीन की पोजीशन भी फिक्स है और जीन की वर्किंग भी फिक्स है। वो जीन किस क्वालिटी के लिए जिम्मेवार है ये भी फिक्स है, किस क्वालिटी के लिए जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज फिक्स है। अब किसी कारणवश एनवायरमेंटल केस की वजह से या फीडिंग हैबिट्स की वजह से या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंटामिनेशन की वजह से उस जीन की प्रॉपर्टी में कोई चेंज आ जाए या जीन की पोजीशन में कोई चेंज आ जाता है तो दैट में आल्सो क्योर जेनेटिक डिजीज। जैसे
एक डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता। स्टूडेंट्स ध्यान दें, कलर ब्लाइंडनेस वर्ण अंधता जो है ये 3 टाइप्स की होती है। कलर ब्लाइंडनेस इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। सेकंड, ब्लू एंड येलो कलर ब्लाइंडनेस। थर्ड वन इज टोटल कलर ब्लाइंडनेस। रेड एंड ग्रीन का मतलब क्या है कि इस पेशेंट को रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं होता है। पेशेंट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। पेशेंट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। सेकेंड टाइप में क्या है, पेशेंट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लू एंड येलो कलर। थर्ड केस में क्या है कि पेशेंट कैन नॉट डिफरेंशिएट इन एनी कलर। वो किसी भी कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता ढंग से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो मैक्सिमम कलर ब्लाइंडनेस कौन सी पाई जाती है, दैट इज रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। मतलब टोटल पेशेंट्स का, कलर ब्लाइंडनेस के जो पेशेंट हैं उन टोटल पेशेंट का लगभग 80% दैट इज ग्रीन एंड रेड कलर ब्लाइंडनेस। दैट अकर्स ओनली इन मेल्स, ओनली इन मेल्स। कलर ब्लाइंडनेस केवल मेल में होती है, कलर ब्लाइंडनेस फीमेल में नहीं होती। कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है, जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। कलर ब्लाइंडनेस का जीन एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है और ये डिजीज केवल मेल में होता है, फीमेल में डिजीज नहीं होता। बट फीमेल्स आर कैरियर ऑफ दिस डिजीज। फीमेल्स आर कैरियर ऑफ डिजीज। ये बीमारी एक पेशेंट से किसी नॉर्मल में कैसे जाएगी, ये बीमारी एक पेशेंट से नॉर्मल में जाएगी तो फीमेल के थ्रू जाएगी। फीमेल इज कैरियर ऑफ डिजीज। आपने लिखा है कि डिजीज ओनली अकर्स इन मेल्स नॉट इन फीमेल्स, बट may occur in females. Disease may occur in females if फीमेल के अंदर क्रोमोसोम कौन से होते हैं, XX। इफ जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस प्रेजेंट ऑन both X chromosomes, gene are present on both X chromosomes in female, gene are present on both X chromosome in female, then disease may occur in females. अगर महिला में दोनों X क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट हो तो ये डिजीज महिला में हो सकता है, अदरवाइज ये डिजीज केवल मेल केस में होता है। इसको और समझिए थोड़ा सा ध्यान से, और इसको समझिए प्लीज। क्या सीन है, ये मेल है, XY क्रोमोसोम है और यहां पे ये जीन प्रेजेंट है। ये फीमेल है, इसमें XX क्रोमोसोम है। ये मान लीजिए फादर है, दैट इज मदर। ठीक है, इनमें से डिजीज कहां जाएगा, जब पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे तो कौन कौन से बनेंगे। ये XG जब इस X के साथ कंबाइन करेगा तो XGX बनेगा। ये XG जब इस X के साथ कंबाइन करेगा तो XGX बनेगा। ये Y जब इस X के साथ कंबाइन करेगा
तो एक्स वाई बनेगा, और ये वाई जब इस एक्स के साथ कंबाइन करेगा तो एक्स वाई बनेगा। तो दीज आर मेल। इन मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन नहीं आया, तो दीज मेल आर नॉर्मल, दीज आर नॉट इन्फेक्टेड, इनमें डिजीज स्प्रेड नहीं हुआ, दीज आर नॉर्मल मेल। लेकिन इस फीमेल के अंदर ये जीन चला गया, एक एक्स क्रोमोसोम पर ये जीन चला गया है। अगर ये जीन दोनों पे प्रेजेंट हो जाता तो ये डिजीज इस फीमेल के अंदर क्रिएट हो जाता, लेकिन यहां केवल एक एक्स पर ये जीन आया है, मतलब एक फीमेल ये है, एक ये है, एक ये है। इस फीमेल के अंदर एक एक्स पे आया, इस फीमेल में भी एक एक्स पे आया, तो इस फीमेल में डिजीज नहीं होगा। दीज आर ओनली कैरियर्स। ये यहां पे किसका काम करेंगी? कैरियर का काम करेंगे। अब इन कैरियर में से किसी की भी शादी, मान लीजिए इनमें से किसी एक लड़की की शादी कर दी गई, मान लीजिए एक्स जी एक्स ये है, कोई भी लड़की इनमें से, इसकी शादी कर दी गई एंड हस्बैंड इज नॉर्मल, मतलब एक्स वाई क्रोमोसोम, तो इनके जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों में एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा कि ये एक्स जी इस वाई के साथ कंबाइन करेगा और एक्स जी वाई बन जाएगा। एक चांस ये बनता है यहां पे, ये एक्स जी वाई बन जाएगा और इस इंसान के अंदर ये डिजीज बन जाएगा। तो ये डिजीज एक पेशेंट से कहां गया? ये एक पेशेंट है, ये इसकी लड़की है और ये इस लड़की का बेटा है। तो पेशेंट से डिजीज किसमें गया? ये पेशेंट है, इस पेशेंट से जो डिजीज सन ऑफ डॉटर में ट्रांसफर हुआ है, सन ऑफ डॉटर। सन ऑफ डॉटर में ये कलर ब्लाइंडनेस चला जाएगा। और जिन पेशेंट में कलर ब्लाइंडनेस डिजीज होता है उन पेशेंट को ना तो ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि वो ट्रैफिक सिग्नल में ग्रीन और रेड लाइट जो होती हैं उनमें डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और दिक्कत आ सकती है। तो इन लोगों का न तो ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है और न ही इन लोगों का किसी प्रकार से किसी गवर्नमेंट जॉब पर सिलेक्ट किया जाता है। इनका गवर्नमेंट जॉब पर सिलेक्शन भी नहीं होता है। डिजीज कहाँ से कहाँ गया था? एक पेशेंट से सन ऑफ डॉटर में ये डिजीज जो जाएगा, ये है आपके पास कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज ए जेनेटिक डिजीज। इसी प्रकार के और जेनेटिक डिजीज के लिए आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। इसी प्रकार के डिटेल्स के साथ हम उनको करेंगे, जैसे कि हीमोफीलिया, ठीक है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, पटाउज सिंड्रोम, और भी जेनेटिक डिजीज हैं तो उनको इसी टाइप से, और आपके प्रोटोजोआ से फैलने वाले डिजीज, डिजीज बाय एल्गी, डिजीज बाय फंगस, ये सभी करने के लिए मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने नीडी स्टूडेंट्स, नीडी साथियों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।